वेलकम टू कैंप स्टडीज। आज हम BRL 102 रिटेल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ रिटेल मार्केटिंग। आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक रिटेल फॉर्मेट। इसमें पहला है इंडिपेंडेंट रिटेलर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंडिपेंडेंट रिटेलर मतलब कि कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर फैमिली जो भी एक सिंगल हो, इंडिपेंडेंट जो है वो उसने रिटेल जो है वो खोली रखी हो। इंडिपेंडेंट रिटेलर्स आर सिंगल स्टैंड लोन स्टोर्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और फैमिलीज। इंडिपेंडेंट रिटेलर्स वो रिटेलर होते हैं जो कि सिंगल स्टैंड लोन स्टोर्स होते हैं, जो कि ऑपरेटेड और ओन्ड होते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स या फिर फैमिलीज के द्वारा। They often they offer unique, personalized shopping experience and often focus on niche markets or specialty products. इंडिपेंडेंट रिटेलर जो है वो यूनिक या फिर पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं एंड ऑफन फोकस ऑन नेचर मार्केट्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादातर जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेंट्री एंड कस्टमर सर्विस इज अ की एडवांटेज, so they may face challenges in competition and scaling। इसमें है कि इंडिपेंडेंट रिटेलर का सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है कि उसमें इन्वेंट्री की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कस्टमर सर्विस वो अपनी तरीके से प्रोवाइड आराम से करवा सकते हैं। और इसमें पर काफ़ी सारे जो है चैलेंजेस भी देखे जाते हैं कंपटीशन में और स्केलिंग में। इसके बाद आता है रिटेल फॉर्मेट्स में चेन स्टोर। Chain store consists of multiple outlets owned by the same company offering standardized products and services। इसमें है कि एक चेन स्टोर होता है, एक कंपनी है, उसने काफ़ी सारे जो है वो चेन स्टोर वो खोल लेती है, जिसमें उसके ही जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो बेचे जाते हैं, उसको बोलते हैं चेन स्टोर। इसमें चेन स्टोर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल आउटलेट्स होते हैं ओन्ड बाय द सेम कंपनी, जो कि एक सेम कंपनी जो है उसको ऑन करती है, ऑफरिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है उस पे बेचती है। दे बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग एंड वाइड स्प्रेड मार्केट रीच। इसमें है कि चेन स्टोर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग होती है और वाइड स्प्रेड मार्केट रीच होती है। मतलब कि वाइड स्प्रेड जो है वो अपना खोल सकते हैं, पूरे पूरे मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो फैला सकते हैं। एग्जाम्पल है इसमें मेजर क्लोथिंग ब्रांड्स, जैसे क्लोथिंग ब्रांड्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स। देयर स्ट्रक्चर अलोज फॉर यूनिफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस। इसमें है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है कस्टमर एक्सपीरियंस को अच्छे से करने में और स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस करने में। इसके बाद आता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग मतलब होता है कि कोई भी एक बड़ी कंपनी है, उसके नीचे कोई भी अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज बेचना चाहता है तो फिर वो फ्रेंचाइजी ले लेता है। मतलब कि फ्रेंचाइजर से उसके ब्रांड मॉडल या फिर बिजनेस मॉडल जो है उसका नाम ले लेता है, जिससे वो उस फ्रेंचाइजिंग जो है वो अपनी आगे बढ़ा सके। फ्रेंचाइजिंग इन्वॉल्व्स द बिजनेस मॉडल वेयर अ फ्रेंचाइजी ऑपरेट्स अ स्टोर यूजिंग द फ्रेंचाइजर्स ब्रांड बिजनेस मॉडल एंड सपोर्ट सिस्टम। जो फ्रेंचाइजिंग है इसमें क्या होता है कि जो भी फ्रेंचाइजी है, जो भी अपना जो स्टोर है वो खोलना चाहता है, वो फ्रेंचाइजर से उसका ब्रांड या फिर बिजनेस मॉडल सपोर्ट सिस्टम जो है वो उधार पे ले लेता है या और उसका इस्तेमाल करता है। उसके हिसाब से उसको क्या करना पड़ता है, फ्रेंचाइजीज पे फीस पे करनी पड़ती है और रॉयल्टीज इन एक्सचेंज, या फिर रॉयल्टी जो है वो देनी पड़ती है फ्रॉम ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ऑपरेशन गाइडलाइंस। इसमें क्या है कि क्योंकि वो ब्रांड जो है वो ब्रांड का नाम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उनको फीस पे करनी पड़ सकती है उनके हिसाब से, या फिर रॉयल्टी जो है वो देनी पड़ सकती है। और साथ में ऑपरेशनल गाइडलाइंस, जो भी कंपनी जो है उनको गाइडलाइंस देगी कि इस प्राइस के हिसाब से बेचो या फिर इस स्ट्रेटजी के हिसाब से बेचो, उनको वही जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। फास्ट फूड चेन्स एग्जांपल है इसमें, फास्ट फूड चेन्स एंड कॉफी शॉप्स often use this model, providing a consistent brand experience across location। इसके बाद आता है डिपार्टमेंट स्टोर। Department stores are large retail establishments offering a wide range of products including clothing, home goods and electronics all under one roof। इसमें है कि डिपार्टमेंट स्टोर्स में क्या होता है कि वो लार्ज रिटेल एस्टेब्लिशमेंट्स है जो कि ऑफर करवाती है कस्टमर्स को वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग जैसे कि क्लोथिंग, होम गुड्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो भी एक ऑल अंडर वन रूफ में। They are organized into separate departments for different categories of goods
allowing for a diverse shopping experience। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है डिपार्टमेंट स्टोर्स के कि उसमें काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेपरेट सेपरेट जो है डिपार्टमेंट होते हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसमें भी काफी सारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं गुड्स और सर्विसेज की, जिससे क्या होता है अलोइंग फॉर अ डाइवर्स शॉपिंग एक्सपीरियंस, जिससे जो है कस्टमर को रिटेल प्रोवाइड करवाते हैं डाइवर्स शॉपिंग एक्सपीरियंस। जैसे कि इसमें एग्जांपल ले सकते हैं मर्सीज या फिर नॉर्डस्ट्रॉम। इसके बाद है स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स मतलब होता है कि स्पेशलिटी स्टोर्स फोकस ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी और निche मार्केट्स। इसमें क्या होता है कि स्पेशलिटी स्टोर्स मतलब कोई भी एक स्टोर है जो कि एक स्पेशल प्रोडक्ट पे फोकस करता है या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी पे फोकस करता है, उसको बोलते हैं स्पेशलिटी स्टोर। जैसे कि इसमें एग्जांपल ले सकते हैं गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट। इसके बाद है देयर एक्सपर्टाइज एंड सिलेक्शन इन देयर niche allow them to cater to particular customer interest and needs। इसमें क्या होता है कि स्पेशलिटी स्टोर जो है वो वही सिलेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिसमें जो भी कस्टमर का इंटरेस्ट और नीड जो है वो सबसे ज़्यादा है। एग्जांपल इसमें जैसे कि बेस्ट बाय फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेफोरा फॉर कॉस्मेटिक्स। इसके बाद है द व्हील ऑफ रिटेलिंग। द व्हील ऑफ रिटेलिंग में है कि द व्हील ऑफ रिटेलिंग इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स द इवोल्यूशन ऑफ रिटेल फॉर्मेट ओवर टाइम। जो व्हील ऑफ रिटेलिंग है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया जाता है कि कोई भी रिटेल फॉर्मेट जो है वो टाइम टू टाइम कितना इवॉल्व हो रहा है, मतलब कितनी उसमें ग्रोथ हो रही है। इट सजेस्ट दैट न्यू रिटेलिंग इनोवेशन स्टार्ट विद अ लो कॉस्ट low price strategy and gradually evolve into more sophisticated and higher price format। इसमें है कि ये सजेस्ट करता है, जो व्हील ऑफ रिटेलिंग है वो सजेस्ट करता है किसी भी रिटेल स्टोर को कि न्यू रिटेलिंग ऑफ इनोवेशन स्टार्ट विद अ लो कॉस्ट। जो भी रिटेलिंग में इनोवेशंस हैं वो लो कॉस्ट पे जो है वो स्टार्ट करने चाहिए, लो प्राइस स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए एंड ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू मोर सोफिस्टिकेटेड एंड हायर प्राइस फॉर्मेट्स। द मॉडल illustrates हाउ रिटेलर्स often move through स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। इसमें है कि जो ये मॉडल है व्हील ऑफ रिटेलिंग वो ये बताता है कि कोई भी रिटेलर है उसको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, मतलब उसको ऐसी ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज है जो वो अपनाएगा जिससे उसकी जो ग्रोथ है वो जल्दी होगी। ऑफरिंग इंसाइट्स इनटू हाउ रिटेल इन्वायरमेंट्स एंड स्ट्रेटेजीज चेंज। साथ साथ में ये भी बताता है कि रिटेल जो इन्वायरमेंट्स है उसको कैसे रखना चाहिए और जो स्ट्रेटेजीज है वो कैसे कैसे चेंज होती है और उसके हिसाब से कैसे ढलना चाहिए। स्टेजेस ऑफ द व्हील ऑफ रिटेलिंग में है, इसमें है पहला एंट्री फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, फिर है मैच्योरिटी फेज, फिर है डिक्लाइन फेज। एंट्री फेज में होता है कि जो भी एक नए नए जो रिटेलर है उसने अभी अभी स्टार्ट की है, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी जो रिटेलर है वो नया नया स्टार्ट करता है अपना बिजनेस, तो इसमें सबसे पहले वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लो प्राइस रखता है जिससे जो भी कस्टमर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और जो भी उसकी जो भी बिजनेस है वो जल्दी जल्दी बढ़ सके। लो स्टेटस होता है उसका काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतना कस्टमर उसको जानते नहीं है और ना उसकी अभी इतनी पहुंच है मार्केट में। लो मार्जिन होता है उसका, मतलब जो भी मार्जिन है उसका एक भी प्रोडक्ट पे तो काफ़ी ज़्यादा वो जो है वो कम रखता है उसके अंदर। इसके बाद है दूसरा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में होता है कि एंट्री फेज के आने के बाद दूसरा फेज आता है ग्रोथ फेज। इसमें क्या करता है कि जब कुछ वक्त बाद जो है इनोवेशन स्टेज को पार करके, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो है वो इनोवेशन अपने बिजनेस में करता है जिससे क्या होता है कि हाई प्राइस कर देता है, वो कस्टमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसको जान जाते हैं तो उसका हाई स्टेटस हो जाता है और हाई मार्जिन भी उसका जो है वो अपने आप होने लग जाता है क्योंकि उसकी जो भी बिजनेस है वो ग्रोथ फेज में है, मतलब वो बढ़ रहा है। इसके बाद आता है ट्रेडिंग अप स्टेज। इसके बाद जब वो ट्रेडिंग जो है उसकी और भी ज़्यादा हाई होती है तो इसके बाद है मेच्योरिटी फेज, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा हाइयर पे आ गया। इसका मतलब है कि इवन हायर प्राइस, इवन हायर स्टेटस और इवन हायर मार्जिन, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो मार्केट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को जान चुके हैं, कंपटीशन में भी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए उसके हायर प्राइस है, हायर स्टेटस उसका मार्केट में हो चुका है, सब कस्टमर्स उसको जान चुके हैं, तो हायर मार्जिन जो है वो भी अब वो उसमें हर प्रोडक्ट पे कमाता है। इसके बाद आता है वर्नेबिलिटी स्टेज के बाद कि अ न्यू कस्टमर कॉम्पिटिटर एंटर्स द मार्केट विद लो प्राइस एंड अदर फीचर्स ऑफ फेज वन। इसमें आता है फोर्थ में डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि एंट्री फेज को पार करने के बाद, ग्रोथ फेज को पार करने के बाद मेच्योरिटी फेज, जब सब कुछ जो है हाई पे हो जाता है, उसकी जो बिजनेस डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा और प्रोडक्ट डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई में हो जाती है, तो इसके बाद क्या आता है हर
बिजनेस का डिक्लाइनिंग फेज आता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मार्केट जो भी है वो बिजनेस है, उसमें एक और मार्केट में जो है एक कॉम्पिटिटर नया आ जाता है जो लो प्राइस पे जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने बेचता है। उससे क्या होता है कि वो बिजनेस जो है वो नीचे धीरे धीरे जाने लग जाते हैं, क्योंकि जो उसके कस्टमर्स हैं वो बटने लग जाते हैं दूसरे उसके कॉम्पिटिटर्स से, क्योंकि वो काफी ज्यादा कम प्राइस पे बेच रहा होता है। इसमें क्या करना चाहिए फिर हमें, इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमें इनोवेशंस करने चाहिए अगर हम डिक्लाइन फेज पे जा रहे हैं इस पे, और हमें नई नई स्ट्रेटेजीज का जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम फिर से जो है अपने बिजनेस को खड़ा कर सकें। इसके बाद आता है, जैसे कि इसमें हम फिर पढ़ेंगे एंट्री स्टेज। न्यू रिटेल फॉर्मेट्स टिपिकली एंटर द मार्केट विद लो प्राइसेस एंड मिनिमम सर्विसेज। इसमें है कि एंट्री स्टेज में क्या होता है कि अगर जब कोई नई नई जो रिटेल फॉर्मेट्स है वो आती है बिजनेस में, मार्केट में किसी भी, तो एंटर द मार्केट, वो मार्केट में एंटर करती है विद लो प्राइसेस, लो प्राइस में ही एंटर करती है, जिससे काफी ज्यादा जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके प्रति। फिर है कि एंड मिनिमल सर्विसेज, और काफी ज्यादा कम सर्विसेज जो है वो कस्टमर्स को दे पाते हैं, क्योंकि वो अभी नई नई आई है तो उसको इतना मार्केट के बारे में पता भी नहीं होगा। दे फोकस ऑन ऑफरिंग बेसिक प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग टू अट्रैक्ट बजट कॉन्शियस कस्टमर्स। इसमें है कि वो फोकस करती है सबसे ज्यादा, एंट्री स्टेज वाले जो भी बिजनेस है वो काफी ज्यादा फोकस करते हैं कि वो ऑफर करे बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक प्रोडक्ट्स मतलब कि जो नॉर्मल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको एट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मतलब कि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन में आजकल चल रहे हैं सिर्फ उसके हिसाब से ही लो प्राइसेस पे प्राइसेस रखना, टू अट्रैक्ट बजट कॉन्शियस कस्टमर, ताकि जो बजट कॉन्शियस कस्टमर्स हैं वो आसानी से उस प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को खरीद सकें। दिस स्टेज ऑफन इंक्लूड्स इन्वॉल्व्स लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नो फ्रिल्स अप्रोच। इसमें इस स्टेज में जो है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, मतलब काफी ज्यादा कम कॉस्ट जो है वो लगती है, क्योंकि मिनिमम सर्विसेज एक तो वो देता है और काफी ज्यादा मतलब इतना स्ट्रेटजीज भी वो यूज नहीं करते, तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो काफी ज्यादा लो होती है बिजनेस की, और नो फ्रिल्स अप्रोचेज होते हैं। इसके बाद आता है ट्रेडिंग अप स्टेज। इसमें क्या होता है कि एज द रिटेल गेन्स मार्केट शेयर एंड बिल्डिंग अ कस्टमर बेस दे बिगिन टू एनहेंस देयर ऑफरिंग। इसमें है कि एंट्री स्टेज के बाद जब ग्रोथ स्टेज आती है तो उसमें क्या होता है कि जो रिटेलर है वो मार्केट को का जो शेयर है वो गेन करने लग जाता है। मतलब कि अब पहले एंट्री स्टेज में मान लो उसने कम से कम बस 2% जो था वो मार्केट का जो शेयर था वो कवर किया था। जो 2% जो थे मार्केट के, उसमें जो कस्टमर थे वो उसके पास आया करते थे, पर धीरे धीरे जो है उसकी जो पहुंच है वो बाकी कस्टमर तक भी बढ़ती है, तो उसका मान लो 15% या फिर 20%, 30% इतना जो है मार्केट शेयर जो है वो बढ़ जाता है, कस्टमर को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। एंड बिल्ड अ कस्टमर बेस, और कस्टमर का एक बेस बना देता है, जिस दे बिल बिगिन टू एनहेंस देयर ऑफरिंग, और जिसके बाद वो काफी ज्यादा जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करवाता है। दिस स्टेज इंक्लूड इम्प्रूवमेंट्स इन स्टोर डिजाइन, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विसेज। इस स्टेज में क्या होता है कि क्योंकि काफी ज्यादा कस्टमर्स के जो अब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो खरीदने लग गए हैं, तो उसको अब अपने जो स्टोर डिजाइन है, स्टोर में के अंदर जो डिजाइन है वो इम्प्रूव करना चाहिए। इस स्टेज में ये आता है, और प्रोडक्ट क्वालिटी जो है उसको वो इम्प्रूव करनी चाहिए, एंड कस्टमर सर्विसेज है वो उसको बढ़ा देता है। यहाँ पर जो एंट्री स्टेज में जो सर्विसेज होती है वो मिनिमल होती है, पर जो इस ट्रेडिंग अप स्टेज में जो सर्विसेज होती है वो हाई में जो है वो डिमांड करी जाती है। इसके बाद है प्राइसेस में राइज स्लाइटली एज द रिटेलर्स इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग अ मोर अट्रैक्टिव एंड एफिशिएंट शॉपिंग इन्वायरमेंट। अब क्या है कि इतनी सारी चीजें जो है, जैसे कि स्टोर डिजाइन अच्छी करनी है, प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी को अच्छा करना, और कस्टमर सर्विसेज को भी बढ़ाना। इससे क्या है कि इन्वेस्ट जो है वो काफी ज्यादा बिजनेस जो है कस्टमर के को अट्रैक्ट करने में करता है, तो उसके जो भी अपने मार्जिन है किसी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे वो अपने आप ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पैसे मतलब कहाँ से कमाएगा, तो स्लाइटली एज द रिटेलर इन्वेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी हाई कर लेता है, मतलब प्राइजेस जो है वो अपने प्रोडक्ट का हाई कर लेता है, और क्रिएट करता है मतलब मोर अट्रैक्टिव जो है और एफिशिएंट शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है वो बनाता है कस्टमर के लिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो।